Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking Class 12th और BSc Chem। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं जेई मेंस का पेपर। जेई मेंस में हमारे पास 2023 का क्वेश्चन पेपर चल रहा है जो कि शिफ्ट 1 की बात करेंगे। शिफ्ट 1 और डेट कौन सी है आज? 30 जनवरी। इसका मतलब 24, 25, 29 इनके शिफ्ट 1 और 2 हम लोग ने क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। यानी टोटल 6 पेपर्स क्या हो गए? फिनिश हो गए। अब आज 30 का है, उसमें हमारे पास 1 है, फिर उसके बाद 2 करेंगे, फिर फर्स्ट हमारे पास जो फेब आएगी उसमें भी हमारे पास 1 रहेगा और 2 रहेगा। क्लियर? तो यहां से हम लोग का पूरा होगा सेशन 1, फिर इसके बाद हम लोग का आएगा सेशन 2 जो कि अप्रैल में है। क्लियर? स्टार्ट करें और चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास 2 सेक्शंस होते हैं बच्चों, एक सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे पास सारे के सारे एमसीक्यूज होंगे और सेक्शन बी में हमारे पास सारे के सारे सॉल्विंग क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? स्टार्ट करें अब पक्का? तो यहां तक आप लोग को मेहनत तो करनी पड़ेगी ताकि आप लोग के अच्छे से क्वेश्चंस, देखो आप लोग कर रहे हो प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस आप लोग को हर एक मेथड आना चाहिए। ये नहीं है आपने इसका सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, अच्छा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, अच्छा इसका आंसर तो Al2O6 है, चलो ठीक है। आप लोग यहाँ पे पेपर दे करके अगर अपने आंसर कंफर्म करने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे पेपर देखने आए हैं तो उनके लिए एक एक मेथड जानना जरूरी, एक एक क्वेश्चन का आंसर का मतलब जानना जरूरी है कि क्यों हो रहा है। समझ आ रहा है? ये नहीं हवा में बातें नहीं करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है, जैसे कि अभी मैंने कहा Al2Cl6। Al2Cl6 का यहाँ पे मतलब है कि वो डाइमर फॉर्म में शो कर रहा है। किस फॉर्म में? डाइमर। मतलब कहने का है एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड और एक और क्लोराइड। इसी तरह हमारे पास एक और एल्यूमिनियम होता है, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे क्लोराइड। अब ये देखो, ये इस तरह और ये इस तरह, ये जो बना रहा है ना, ये डाइमर बना रहा है। किस बॉन्ड की मदद से बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से बनाएगा। ठीक है, यहां से इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है? हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। ठीक, ऐसे ही हमारे पास होता है बच्चों NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, दोनों ही हमारे पास क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड वाले किस में आते हैं? वो हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन में या फेलिंग रिएजेंट में आते हैं। खैर इतनी बात हो गई, मतलब माइल्ड मैंने दोनों बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। खैर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो हम लोग को क्या चाहिए होता है? हम लोग को यहाँ से लिथियम हाइड्राइड चाहिए होता है। ठीक, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड चाहिए तो हमको यहाँ से एल्यूमिनियम भी चाहिए, तो यहाँ से एल्यूमिनियम आता है AlCl3। ठीक, फिर इसके बाद ये रिएक्ट करता है और यहां से बना देता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो क्या बच गया, एक लिथियम निकल गया, एक लिथियम निकल गया, एल्यूमिनियम निकल गया, एल्यूमिनियम निकल गया, हाइड्राइड निकल गया, हाइड्राइड निकल गया। इसका मतलब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? 4 हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहाँ पे 4 लिथियम हो गए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूं क्योंकि क्या बच गया? Cl बच गया। कितने Cl बच गए? 3, इसीलिए LiCl जो है वो 3 फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, Li की भी वैलेंसी +1, क्लोरीन की वैलेंसी भी -1, तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन वो बराबर है। अब समझ है? तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहली बार जब डिस्कवर करा गया था तो वो इस तरह डिस्कवर करा गया था। सिंपली यहाँ पे रिएक्शन हुई थी, लिथियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लिथियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा था, हाइड्राइड बन रहा था और लिथियम क्लोराइड निकल जा रहा था। इसके बाद जब रिएक्शन हो रही थी तो उन्होंने पहले बनाया था, क्या कहते हैं, ये Na लिया था, H2 लिया था, Cl2 लिया था, तो वो ये यहां से बना रहे थे NaAlH4। फिर इसको लिथियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करा रहे थे तो यहां से LiAlH4 बन रहा था। अब जो प्रिपरेशन करते हैं, सबसे पहली वाली प्रिपरेशन कौन सी थी बच्चों? सबसे पहली वाली ऐसे थी। दूसरी वाली ये सोडियम से इन्होंने बनाया सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर उसके बाद उन्होंने बनाया लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, तो लिथियम हाइड्राइड इसको LaH भी लिखते हैं, इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इट कैन रिड्यूस मैनी फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे हमारे पास कौन कौन से लें? जैसे हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं, एल्डिहाइड का सिंबल C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हम लोग
एस्टर एसिड्स ले सकते हैं, हम लोग इपॉक्साइड्स ले सकते हैं, हम लोग अमाइड ले सकते हैं। तो ये सब कंपाउंड जो है क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग लिथियम मतलब लिथियम हाइड्राइड विद AlCl3 और इट्स डाइमर Al2Cl6। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है, समटाइम जो AlCl3 है इज यूज्ड इन इट्स डाइमर Al2Cl6। दिस इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट स्पेशली ईथर के लिए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अब क्या है, अब तुम क्या कर रहे हो, सबको डबल कर रहे हो ना, तो तुमने यहाँ पे देखो 4 था बैलेंसिंग में, बस खाली क्या करना है, तुम्हें 8 कर देना है। यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे 2 कर देना है, यहाँ 3 था तो यहाँ पे 6 कर देना है, यहाँ पे सब में 1-1 चल रहा था, सब में 2-2 कर दिया, यानी सबको डबल किया ना, तो सबकी बैलेंसिंग भी क्या हो गई, डबल हो गई। समझ है, तो अपने आप को डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ से जो हमारे पास ऑप्शन है बच्चों, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का Al2Cl6, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ आया, पक्का, कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड विच वन इज एंटासिड। अच्छा देखो, एंटा एसिड बोल दो, एंटा एसिड का मतलब होता है एसिड को कम करना, तो एसिड को कम करने के लिए इसमें से यहाँ पे हमारे पास कौन सा यूज होगा। अब यहां से ऑप्शन नंबर 4 की जो बात कर रहे हैं हम लोग करेक्ट है, वो इसीलिए करेक्ट है क्योंकि रैनिटिडीन जो है वर्क करता है, जो स्टमक में एसिड जो ज्यादा हो जाता है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है। तो रैनिटिडीन एक हिस्टामिन है। हिस्टामिन मतलब समझते हो, देखो हिस्टामिन हमारे में एक केमिकल रिएजेंट की तरह वर्क करता है। एट H2 रिसेप्टर, हमारे में 2 रिसेप्टर होते हैं, H1 और H2। जो H1 रिसेप्टर होता है वो हमारे या तो स्किन के लिए, लंग्स के लिए और नोज के लिए, तो इन सब के लिए एलर्जिक इन्फेक्शंस के लिए वर्क करता है। और जो H2 रिसेप्टर होता है वो हमारे पास स्टमक लाइनिंग में वर्क करता है, स्टमक लिनिंग में वर्क करता है। ठीक है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इट वर्क बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन स्टमक एसिड by blocking histamine at H2 receptor in the gastric parenchymal cells। ठीक है, अच्छा इसका मैं मतलब थोड़ा सा और समझा देता हूँ। बहुत से बच्चों को मतलब मैथ वाले हैं तो बायो भी थोड़ी कम समझ आती है, जाहिर सी बात है जब पढ़ेंगे तो समझ कहाँ से आएगी। रैनिटिडीन जो है एक हिस्टामिन है। ठीक है, हिस्टामिन क्या है, एक नेचुरल केमिकल है जो कि इन आवर बॉडी में इन्वॉल्व होता है मैनी फंक्शंस में। मैनी फंक्शंस यानी या तो एलर्जिक रिस्पॉन्स में या तो स्टमक एसिड रिएक्शंस में। एलर्जिक रिस्पॉन्स जैसे हमारे पास रनिंग नोज हो गई और ईचिंग हो गई एटसेट्रा, कुछ भी ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर फाउंड इन द नोज, स्किन और लंग्स, और H2 रिसेप्टर जो होते हैं स्टमक लिनिंग, स्टिमुलेट एसिड प्रोडक्शन, जो एसिड प्रोडक्शन जो वर्क करता है उसी को जो रैनिटिडीन होता है वो क्या करता है, उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है क्योंकि ब्लॉक कर देता है हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर। जो H2 रिसेप्टर की वजह से जो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कहां पे, इन द गैस्ट्रिक पेरिटियल सेल्स में। समझ आए अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। देखो मैंने क्लियरिटी थोड़ी सी कोशिश करी आप लोग को समझ आए कि आप लोग जो पढ़ दो वो क्या है कैसे है। ठीक है, तो बाकी सब यहां से जो हैं वो हमारे में एंटी एसिड यानी एसिड को स्टमक में मतलब जो स्टमक में जो एसिड है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने में ये सबका कोई भी रोल नहीं है। इन सबका रोल किसी में हे फीवर में है, किसी में एंटी एलर्जिक के लिए है, कोई एंटी हिस्टामिन की तरह ऐड कर रहा है। ये दोनों एंटी हिस्टामिन की तरह ऐड कर रहे हैं, ये एंटी एलर्जिक के फॉर्म में उसको दूर कर रहा है। तो इनमें से कोई भी स्टमक में हेल्प नहीं कर रहा है, तो सिर्फ कौन कर रहा है, रैनिटिडीन कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया अच्छे से, कोई भी डाउट नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दे रखा हुआ। ठीक है, इन एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स सिलिका जेल इज केप्ट इन वॉच ग्लासेस और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बैग्स। हाँ जाहिर सी बात है, तुम लोग ने कभी बॉटल खरीदी है, कभी कोई गिफ्ट खरीदा हो, या फिर कभी किसी के लिए क्या कहते हैं स्कूल बैग ही हो गया, और या पानी वाली बॉटल्स हो गई, तो इन सब में देखा होगा एक छोटी सी ब्लैक कलर की एक पाउच पड़ा रहता है जिसपे लिखा भी रहता है डू नॉट ईट, लेकिन आप लोग खा लेते हो, नहीं खाते हो ना, हाँ मुझे पता है यार। तो उस पर क्या लिखा होता है, डू नॉट ईट। तो वो हमारे पास होता है क्या, वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल क्या करता है, जितना भी मॉइस्चर होता है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो एयर में जो मॉइस्चर है उसको अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता रहेगा। उसके अंदर एक भी मॉइस्चर या फिर एक भी वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स यानी WOC प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसका मतलब वो
क्या कर रहा है, ड्राई कर रहा है, तो ये एक्ट एज अ डेसिकेंट। इसकी तरह डेसिकेंट मींस एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो पहला वाला असर्शन तो सही है, स्मॉल बैग्स में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बैग्स में प्रेजेंट रहता है। इट सिलिका जेल एब्जॉर्ब मॉइस्चर वाया एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन रहेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा। मतलब कहने का है वो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लेते हैं कि तुमने क्या किया, सिलिका जेल को पानी में डुबो के रख दिया, अब वो पूरे वाटर को थोड़ी ना एब्सॉर्ब थोड़ी ना कर रहा है, वो तो एड्सॉर्ब कर रहा है। जितना सरफेस पे जो मॉइस्चर हल्का फुल्का रहेगा उसको वो क्या करता रहेगा, एड्सॉर्ब करता रहेगा। समझ आया ना, वो पूरे वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, यानी ये एब्सॉर्ब नहीं करेगा, ये बल्क में नहीं जाता है, ये बल्क में नहीं रहता है, ये कहां रहता है, सरफेस पे, इसीलिए वो क्या रहता है, एड्सॉर्ब। ठीक, अच्छा, दस प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वाटर कोरोजन रस्टिंग और प्रिवेंट मैल फंक्शनिंग। हाँ जाहिर सी बात है, तो यानी रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है और उसका वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से देख लेते हैं, जैसे असर्शन है, सिलिका इज वाइडली यूज्ड टू प्रोटेक्ट डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम मॉइस्चर डैमेज। अच्छा ठीक है, इट इज usually placed in small container bags like semi permeable membrane packets inside packaging और instruments में भी रहता है। ठीक है, अब जो इसका रीजन है, सिलिका जेल यहां से is a desiccant meaning it absorb water vapor, not absorb but absorb on its surface, this helps prevent corrosion rusting of metal parts हो गए उनके, शॉर्ट सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और जैसे कि उसने मैल फंक्शनिंग दे रखा था। तो यहां से हमारे पास ये दोनों ही करेक्ट है, डेसिकेंट मतलब एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट, तो ये दोनों ही हमारे पास करेक्ट है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 कह रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ए दे रखा हुआ 37, 78, 52 और 65 दे रखा हुआ। अच्छा ठीक है, अब यहां से 37 देखो, देखो ना, पहचानने की ट्रिक देखना कि कैसे पहचाना जाएगा। 37, अच्छा 37 के तो पहले तो नोबल गैस आती है हमारे पास, कौन सी, क्रिप्टॉन की, जो कि होता है 36। तो इसके बाद कौन हो जाएगा, रुबिडियम, हमारे पास 37 हो जाएगा। अरे बहुत इजी था यार, एक बार फिर से, और कैसे देखो, 37 यानी हमारे पास नोबल गैस के बाद कौन आ रहा है, रुबिडियम, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसे ही हमारे पास हीलियम के बाद कौन आता है, लिथियम, एस ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद कौन आता है हमारे पास, नियॉन, उसके बाद कौन आता है, सोडियम, एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो सभी एस ब्लॉक नोबल गैस के बाद जस्ट बात चल रहे हैं। तो मुझे अगर क्रिप्टन याद है तो उसके बाद यानी 37 हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट होगा, यानी ए हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, तो बहुत ईजी था। ठीक है, उसके बाद या तो बी थर्ड होगा या तो बी सेकंड होगा। अच्छा ठीक है, तो डी फर्स्ट होगा या तो डी थर्ड होगा या तो सी सेकंड, कोई भी एक पता लगा लो तो तुम्हें पता चल जाए, क्योंकि सब चेंज दे रखे हैं इन्होंने। अच्छा ठीक है, यहां से अब यहां से हमको मान लेते हैं कि मुझे इतना पता है कि हमारे पास जो 57 से हमारे पास स्टार्ट कर देते हैं 71 तक लैंथनाइड एलिमेंट्स, इसका मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका मतलब यहां पे देखो, इसके बीच में कोई नंबर है, इसके बीच में हमारे पास नंबर है 65, बस और कोई नंबर नहीं। इसका मतलब 65 वाला कहां चला जाएगा, लैंथनाइड यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो डी का हमारे पास थर्ड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास यहां से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा 65 बता सकते हो कौन सा है, 65 है हमारे पास टीबी यानी टर्बियम है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास बचा 78 और 52। 78 हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ये है शायद, हाँ प्लैटिनम का है, क्योंकि निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये एक रेंज में आते हैं। तो ये हमारे पास किसका है, प्लैटिनम का है। ठीक है, अब हमारे पास बचा हुआ है 52 जाहिर सी बात है अब किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे पास यहां से पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। किस में चला जाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट में चला जाएगा। क्लियर, अच्छे समझ आया, कोई भी डाउट नहीं था यहां तक। देखो बहुत इजी था, थोड़ा सा खाली समझने की कोशिश करना था बस। तो हमारे पास यहां से ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, What is the order, correct order of acidity of the proton? ठीक है, ए डी कह रहा है, गिवन कंपाउंड कह रहा है। देखो यहां से एसिडिटी का मतलब है कि सबसे अच्छा एसिड कौन होगा, इसका मतलब जो सबसे अच्छे से H+ रिलीज कर पाएगा। बस उन्होंने ये सारे H दे रखे हुए हैं
और सबको कह रहा है ABCD के फॉर्म में सबसे अच्छा H कौन निकालेगा। भाई एक बार बताओ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छा H प्लस बहुत गुड एसिड है, तो अपना H प्लस सबसे इजीली दे देता है, तो हमें इसमें तो चांस होना ही नहीं चाहिए। जहां पे भी HC सबसे पहले आ रहा है उसको देखो, बाकी सारे वाले काट दो। अरे भाई 3 में आ रहा है, यानी सभी देखना पड़ेगा। क्यों? अच्छा, हमने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाई ये ऑक्सीजन का O- है, ये O- यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, तो इस तरह बन जाएगा, तो इसीलिए इसका ये H जो होगा बहुत अच्छे से निकल जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास HD दे रखा हुआ है, ये दूसरी बार अच्छा रेजोनेंस करेगा। अरे क्यों? क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड के पास है, मान लेते हैं कि ये H प्लस निकल गया, तो इस कार्बन के ऊपर अपना माइनस चार्ज आ गया। अरे ये भी तो रेजोनेंस कर रहा है, किसके साथ? पहली बात ये यहाँ मूव करे, फिर ये यहाँ मूव करे, फिर ये यहाँ मूव करे, फिर ये यहाँ मूव करे, रिंग के साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। दूसरी बात वो इसके साथ भी तो रेजोनेंस कर रहा है। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, फिर ये यहाँ पे मूव करेगा, इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा रेजोनेंस कर रहा है। तो लेकिन सबसे अच्छा HC हो गया, फिर हमारे पास HD हो गया, ठीक है, इसका मतलब HC हो गया, फिर HD हो गया, HC हो गया, HD हो गया, यानी ये हो गया, ठीक है। अब हमको देखना है B और A देखना है, ठीक है। A जो है वो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ है, और B जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड। sp हाइब्रिडाइजेशन का 50% S कैरेक्टर होता है, 50% S कैरेक्टर होता है। 50% S कैरेक्टर का मतलब है कि वो वहां पे एसिडिक कंडीशन क्या है, ज्यादा है। अगर एसिडिक, देखो ये रूल है, अगर एसिडिक कंडीशन ज्यादा है तो इसका मतलब HA हो गया। हाँ, मैं मानता हूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे यहाँ से देखा, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूं, यहाँ पे भाई यहाँ से कार्बन हटाया, भले यहाँ से H प्लस चला गया, इस कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, तो इसने बॉन्ड को यहाँ मूव किया, फिर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इसका परसेंटेज S कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया, और इसका परसेंटेज S कैरेक्टर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से बढ़ गया। तो इसीलिए HC, फिर HD, फिर HA, फिर HB, यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हम लोग को रेजोनेंस के फॉर्म में शो करा दिया था, तो यहाँ पे कंफ्यूजन था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे COH के साथ अच्छा हो रहा है, किससे? HA से ज्यादा, और इन दोनों में कंपैरिजन हमारे पास sp2 का और sp का करना था, बस। क्लियर? तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द कंपाउंड गिवन सेट ऑफ क्वालिटेटिव, ठीक है, फेलिंग टेस्ट दे रहा है पॉजिटिव। अच्छा भाई, फेलिंग टेस्ट अगर पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब वहां पे हमारे पास कॉपर सल्फेट है .5H2O, यहीं से तो हमको मिलता है Cu2 प्लस आयन, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन में हेल्प करता है, जो कि वो खुद को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड। कौन से एल्डिहाइड को? एलिफैटिक। कौन सा? एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब चेन में, एरोमेटिक मतलब हमारे पास रिंग में, तो रिंग को कर रहा है नहीं, चेन को कर रहा है, हाँ, तो किसमें क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इस तरह। तो हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट रहता है? नहीं, टार्ट्रेट भी रहता है। कौन टार्ट्रेट है भाई? तो यहाँ पे COH, तो यहाँ पे COH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये तो है टार्ट्रिक एसिड। हमको चाहिए टार्ट्रेट, तो यहाँ से सिर्फ Na, मतलब यहाँ पे Na और K लग जाता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रेट। तो यहां से हमारे पास इस दोनों को मिला करके हमारे पास बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि टेस्ट देता है पॉजिटिव, लेकिन एलिफैटिक का, यानी इसका, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखो एलिफैटिक कौन है, एलिफैटिक, ये तो भाई रिंग के साथ CHO अटैच है, रिंग के साथ अटैच है। अरे भाई सिर्फ फोर्थ है, बाकी हमें इसको दूसरे वाले को देखने की जरूरत नहीं, हटा दो। यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास ऐसे ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलो फिर भी देख लेते हैं। Na एक्सट्रैक्ट, Na फ्यूजन जो है एक्सट्रैक्ट कर रहा है हमारे पास अपॉन ट्रीटमेंट विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये फॉर्मूला है Na, फिर हमारे पास Fe का, फिर हमारे पास NO का, ऐसे ही पूरा फॉर्मूला है। गिव्स रेड ब्लड कलर, हाँ सही बात है, बट नॉट प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कैसे देगा? हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है ये सल्फर के टेस्ट के लिए है। अब तुम सारे कंपाउंड को एक ध्यान से देखो,
यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए तो नहीं हो सकता ना। हम लोग ने पहले एलिफैटिक चेन को देखा, इसको कन्वर्ट कर देगा COOH में, ठीक है। हमारे पास सब जगह नाइट्रोजन है तो हम या तो सल्फर या तो ऑक्सीजन को ही देखेंगे, लेकिन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो सल्फर की प्रेजेंस के लिए होता है, ऑक्सीजन के नहीं। तो यहां से हमारे पास जो आंसर बनता है वो आंसर नंबर ऐसे भी 4 बन जाता है। अब कैसे और तुम लोग को दिखा देता हूं, पहले बता देता हूं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट होता क्या है। देखो, इट इज मेड बाय हीटिंग। ये हमारे पास लैसिग्ने टेस्ट होता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। ये हमारे पास क्या होता है, लैसिग्ने टेस्ट होता है, ठीक है। दिस ब्रेक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो नाइट्रोजन के साथ कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब कार्बन के साथ जो कोवेलेंट कैरेक्टर अटैच हो उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये बेसिकली टेस्ट हमारे पास जो होता है नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए और हैलोजेंस के लिए। तो यानी इनटू ऑर्गेनिक, इनटू इनऑर्गेनिक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। जैसे नाइट्रोजन है तो उसको कन्वर्ट करेगा NaCN में, सल्फर है तो Na2S, क्योंकि सल्फर की वैलेंसी होती है 2-, इस तरह, और सल्फर प्लस नाइट्रोजन मिला देंगे तो सोडियम SCN, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो ये सब जो एक्सट्रैक्ट है ये सब टेस्ट करते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सल्फर का ही टेस्ट मेनली करता है ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सल्फर वाला कंपाउंड लिया इस तरह। यहाँ पे हम लोग सल्फर का आयन भी ले सकते थे, S2- आयन, ठीक है। अब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हमारे पास होता क्या है, देखो मैंने बोला था ना Na, Fe, NO और Cn की होल पावर 5। इधर हमारे पास 2H2O भी होता है लेकिन हम उसको हटा रहे हैं। ये कंपाउंड देता है हमारे पास ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है। ये बेटा फॉर्मूला होता है तो इसको याद करना ही पड़ेगा। Na2S क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि ये कंपाउंड सल्फर का टेस्ट करता है, तो हम लोग सल्फर ही वाला कंपाउंड लेंगे। दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और S2- आयंस। प्रूशियन ब्लू कौन देता है, ये हमारे पास देता है नाइट्रोजन कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस बताता है, सल्फर की नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन की बताता है। तो हम लोग यहाँ से NaCN को लेते हैं और FeSO4 को लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, प्रूशियन ब्लू, यानी डीप इंकी ब्लू सॉल्यूशन मिलता है। इफ ओनली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन NaCN इन द एक्सट्रैक्ट। अब समझ आए अच्छे से। ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास पूरा था ये सिर्फ बताने के लिए था कि यहाँ पे सल्फर प्रेजेंट है, हाँ सल्फर प्रेजेंट है। पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, हाँ क्योंकि एलिफैटिक चेन दे रहा होगा इसलिए। अच्छे समझ आए पक्का। तो यहां से ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द मेजर प्रोडक्ट A B रिस्पेक्टिवली। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमको ये एल्कीन दे रखा हुआ है। पहले एल्कीन को H2SO4 880 डिग्री सेल्सियस है, या तो पहले तुम ये मान लो या तो पहले तुम ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास एल्कीन है इस तरह CH3 ठीक है। अच्छा क्या एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो मैं किसी को भी पॉजिटिव किसी को भी नेगेटिव दे दूं, नहीं। अगर मान लो मैं इसको पॉजिटिव दे दूंगा तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये 1 डिग्री बनेगा, लेकिन हमको स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन चाहिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा। कुछ समझ आया पक्का अच्छे से। अच्छा तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैं बॉन्ड हटाता हूं तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है H2SO4, तो यहां से इसको मिलेगा H प्लस। अच्छा एक बात बताओ, H2SO4 S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे आ गया OH। तो अगर H निकल गया H प्लस के फॉर्म में तो यहाँ पे हमारे क्या बचा OSO3H, यही फॉर्मूला बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा। समझ आ रहा है ना, ये H उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये कार्बन की वैलेंसी खाली है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे H2SO4 कोल्ड की। कोल्ड बहुत इजी। अब हमारे पास क्या बच गया, इस तरह ये माइनस पूरा कंपाउंड में, इसको यहाँ पे इस तरह जोड़ दो, तो यहाँ पे इसको इस तरह जोड़ दोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से लगा हुआ SO3 और H। इसको बहुत बच्चों ऐसे भी लिख दिया जाता है OSO2 OH, इसको इस तरह भी लिख दिया जाता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड पहला A बन जाता है। अब देखो A ये कहां बन रहा है, कार्बन पे 3 मिथाइल है और OSO3H है। कार्बन पे 3 मिथाइल है, A वाला देखो, कार्बन पे 3 मिथाइल है OSO3H है, कार्बन पे 3 मिथाइल OSO3H। अरे भाई तो यहाँ पे तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2
और ऑप्शन नंबर 3 दोनों में है। तो चलो चेक कर लेते हैं अब क्या भाई आगे है। अब 80 डिग्री सेल्सियस वाला भी निकालना पड़ेगा, तो चलो निकाल लेते हैं। अब मैं काम करूँ, मैं इसको हटा दूं, यहां से मैंने इसको हटा दिया, ठीक है, यहां से मैंने इसको हटा दिया। अब यहां पे मैंने ले लिया 80 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों 80 डिग्री सेल्सियस में भी कार्बोकैटायन तो पहले ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये वापस से अपने उसी कंपाउंड के साथ ट्रीट करता है जो हमने रिएक्टेंट लिया होता है। रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, एच हम नहीं सेटिस्फाई कर रही है, एच हमने छोड़ दिया। तो यहां से ये उसी के साथ रिएक्ट करता है। फिर से हमने क्या किया, हमने ब्रेकिंग किया, तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया। अब माइनस वाला यहाँ पे जाके अटैच होगा बच्चों, तो माइनस वाला अगर यहाँ पे जाके अटैच होगा तो हमारे पास इस तरह बनेगा कार्बन कार्बन। इसके साथ अरे रुको फिर से बना देते हैं, ये वाला जा करके यहाँ पे अटैच हुआ, तो इस कार्बन के साथ दो कार्बन लगे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैलेंसी CH रह जाएगी, इसकी वैलेंसी CH रह जाएगी। यहाँ से जाके ऐसे अटैच हुआ, तो अच्छा उसके साथ एक और कार्बन है यार, तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन और फिर ये हमारे पास कार्बन है ना, इस तरह इस तरह ये कार्बन, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4, हाँ अब सही बैठा है। तो यानी हमारे पास ये रहा CH2, ये हमारे पास CH, ये हमारे पास हो गया CH3, ये हमारे पास हो गया CH3। इस कार्बोकैटायन पे अभी भी क्या है, प्लस चार्ज है। यहां तक समझ आया, पक्का ना, यहां तक समझ आया, कोई भी डाउट नहीं आता, पक्का ना, हाँ ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि हमारे पास भाई H प्लस तो जा चुका है, तो हमारे पास जो H2SO4 है उसमें हमारे पास O माइनस SO3H है। अब इसको अपना चाहिए H प्लस वापस, तो इसको अपना H प्लस वापस चाहिए, तो यहां से ये H प्लस वापस ले जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास CH। अब दोनों के पास बॉन्ड की कमी है, तो इसीलिए यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो देखो अब की बार इस सबकी कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई और इसके पास चला गया है H, तो H2SO4 ये वापस से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे H प्लस कैसे वर्क कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट पहले आया और फिर गया, तो यानी हमारे पास ये पूरा का पूरा कंपाउंड बन जाएगा। एक कार्बन है जिसके साथ 2 मिथाइल 3 मिथाइल ग्रुप है, उसके साथ एक और कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्ड है, और उस कार्बन के साथ क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो देखते हैं, एक कार्बन है जिसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं, उसके साथ जो डबल बॉन्ड कार्बन उसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हुए, पहले वाले में SO3H डायरेक्ट अटैच कर दिया, दूसरे वाले में उसी कंपाउंड के साथ वापस रिएक्शन कराई, वैसे ही बॉन्ड ब्रेक कराया, वैसे ही हमारे पास कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बना। इसने यहाँ पे अटैक मारा तो 4 कार्बन थे, तो 4 कार्बन का इस तरह बन गया। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कब आया, क्योंकि SO3H के पास जो माइनस चार्ज था उसने H को निकाला, यहां से H लीव हुआ, तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे देख के एज अ बॉन्ड की तरह वो चला गया। यहां से हमारे पास पूरा ये कंपाउंड B बन गया, और इससे पहले वाला जो कंपाउंड था वो A था। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। अच्छे समझ आए, पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने तुम लोग के लिए पूरा का पूरा मैंने आंसर यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द क्वालिटेटिव एनालिसिस SO3 2-, ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 SO2 गैसेस इन्वॉल्व विच टर्न्स दिस एंड दिस। अच्छा ठीक है, यहाँ से ठीक है। अच्छा SO3 है ना, यूज कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अच्छा तो भाई हम SO3 को हम किसी के भी रिएजेंट के साथ ले लेते हैं। हम भाई अगर मैं K ले लूं Na ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया, सोडियम भाई यहां से ये होता है सल्फेट, ठीक है, और ये होता है सल्फाइड, ये DE वाला होता है, ध्यान रखना। तो यहां से होता क्या है, यहां से Na2SO4 बना दो, तो हमने बना दिया Na2SO4 क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी 2 तो 2 इधर 1 इधर। SO3 हो, NO3 हो, CO3 हो, CO2 गैस, NO2 गैस, SO2 गैस हमेशा रिलीज करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमारे पास बचा हुआ एक O बच गया ना, एक O और H मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो यहां से हमारे पास इस तरह क्या हो गया, वाटर निकल गया उस SO2। अब यही SO2 गैस जो है लाइम वाटर मिल्की टेस्ट शो करता है, SO2 करता है और CO2 करता है, लेकिन जो CO2 है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन नहीं देता है। कौन देता है, SO2। क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर शो करता है। कैसे, जो हमारे पास K2Cr2O7 है, इसका मतलब जो Cr2O7 2- है, ये Cr3+ में कन्वर्ट करता है, ये एसिडिक रिएक्शन है।
कैसी है, एसिडिक। अगर आप लोग ने डी ब्लॉक में पढ़ा हो तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी शो कर जाता है कभी कभी, लेकिन डी ब्लॉक में पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो खुद को क्या करेंगे, रेड्यूस। तो देखो कार्बन ने +6 से क्या कर दिया, +3, यानी क्या हो गया, रेड्यूस हो गया है। अब यहां से हमारे पास जो रहेगा एसिडिक रिएक्शन, इसका कलर होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाई ऑरेंज कलर की, यहां से ऑरेंज आ रहा है, क्रोमेट यहां से थोड़ा सा येलोइश ग्रीन कलर यानी ग्रीन कलर का आता है। अगर यहाँ पे येलोइश ग्रीन दे रखो तो वो भी सही होता, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरी रिएक्शन होती, यहाँ से होता क्या है, यहाँ से हम लोग यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ये कन्वर्ट कर देता है SO4 में, K2Cr2 लेते हैं, एसिडिक रिएक्शन है, इसीलिए H+ यानी वाटर है, मतलब H+ यहाँ पे एसिडिक रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर का रिलीज हो रहा है। अगर H+ एसिडिक है तो वाटर भी रिलीज होगा ही होगा। तो इस तरह पूरा का पूरा हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, और बाय प्रोडक्ट हमारे पास K2SO4 भी निकल जाता है। समझ आया? तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ग्रीन कलर क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहना है, इन द वेट टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कैटायंस बाय प्रेसिपिटेशन विच ट्रांजिशन एलिमेंट कैटायन डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4, कौन बात नहीं कर रहा है। चलो एज अ ट्रिक देखें, एज अ ट्रिक सिर्फ ये है कि जितने 3 वाले हैं, जितना 3 वाला है उसको अलग कर दो, बाकी इन तीनों को ले लो। ये सारे के सारे 4 वाले हैं, Fe जो है वो हमारे पास 3 वाला है, किसमें, ग्रुप 3 में, तो इसीलिए इसको हटा दो। तो 3 वाले हमारे पास कौन है, FeAlCr4, जो हमारे पास अच्छे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, बाई हाइड्रोक्साइड बना रहे ना, तो यहाँ पे NH4 और NH4Cl लेते हैं एज अ रिएजेंट। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन नहीं है, 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सब क्या है, ग्रुप 4 के प्रेजेंट में है। तो ग्रुप 4 में कौन कौन है, जिंक है, निकिल है, कोबाल्ट है और मैग्नीज है। इनके रिएजेंट हमारे पास क्या है, जो कि एक अच्छा ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जैसे COS, ZNS, NiS, Mn, तो ये सब हमारे क्या है, एक अच्छा ब्लैक रेसिड्यू फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2S गैस इन एल्कलाइन यानी बेसिक मीडियम। तो हमारे पास जैसे यहां से अब थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ग्रुप 1 है डाइल्यूट HCl, ग्रुप 2 H2S इन एसिड जैसे Cu, CD, ES और एटसेट्रा, ठीक है। H2S इन बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम अलग है, बेसिक मीडियम अलग है। तो यहाँ पे देखो Zn, निकेल, CO, Mn, देखो सल्फाइड के साथ ब्लैक रेसिड्यू व्हाइट या पिंक शो कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रुप 5 है जिसमें NH4CO3 विद बेस के साथ एल्कलाइन मीडियम। तो कौन कौन है, कैल्शियम, बैरियम और स्ट्रोंशियम, जो कि कार्बोनेट, हाँ पता है हम लोग को भाई, CaCO3 फॉर्म करता है, BaCO3 फॉर्म करता है, तो ये हम लोग को पता है। नो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये भाई प्रेसिपिटेट नहीं बनाती है, तो अच्छे एसिड्स है ना, अच्छे सॉल्ट्स मतलब अच्छे बेस फॉर्म करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो हमारे पास H2S, NH4Cl, तो ये सब हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड अच्छा फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए इस टेबल को अच्छे से ध्यान रखना, जिसमें क्लियरिटी भी ज्यादा अच्छे से हो। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रुप 3 का है, ग्रुप 4 का नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फॉर OF2, अरे ये OH2 यानी H2O की तरह तो नहीं है, ठीक है। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4, 2 बॉन्ड पेयर तो 2 लोन पेयर, ठीक है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, तो हटा दो। नंबर ऑफ लोन पेयर इन ऑक्सीजन इज 2, हाँ जाहिर सी बात है, अगर इसी की जगह तुम फ्लोरीन ले लो यार, अरे ले लेते हैं ना, चलो फ्लोरीन ले लेते हैं, ठीक। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इक्वल टू 4, यानी कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, अरे 8 लोन पेयर हो गए यार, नहीं, रुको, 2 लोन पेयर हो गए, 3, 4, 5, 6 लोन पेयर हो गए, ठीक है। अच्छा, FO बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104, हाँ क्योंकि ये तो भाई किसका है, ये तो बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री, ये तो हमारे पास उसका है, किसका, हमारे पास वाटर का, यानी इसका। अब ये बॉन्ड एंगल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, थोड़े से हाइड्रोजन को दबाते हैं, क्योंकि लोन पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है कंपैरिजन बॉन्ड पेयर में। अब यहाँ पे लोन पेयर तो और ज्यादा है, तो और ज्यादा बॉन्ड एंगल को और क्या कर देंगे, कम कर देंगे, यानी बेंड कर देंगे, यानी वी शेप कर देंगे और कम कर देंगे थोड़ा सा। तो इसलिए ये बात भी सही है, ठीक है, ये बात भी सही।
ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, -2, देख लेते हैं OF2, फ्लोरीन की वैलेंसी -1, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, नहीं यहाँ पे तो ऑक्सीजन +2 में आ रहा है, तो यानी C तो गलत हो गया। अब देखो C जहां जहां भी है वो काट दो, C कहां कहां पे है, C है हमारे पास A में है, काट दो, 2 में है, काट दो, यानी ABD होगा या BEA होगा। भाई A तो हमारे पास करेक्ट हो गया, B भी करेक्ट हो गया, अब या तो E है या तो D है। मॉलिक्यूल इज बेंट V शेप, हाँ मैंने बताया ना V शेप यानी बेंट, यानी ठीक है उल्टा V, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डी करेक्ट हो गया। इस ज्योमेट्री लीनियर, अरे यार या तो बेंड शेप होगा या तो लीनियर होगा। अब जब मैंने बोल दिया है बेंड शेप है तो लीनियर कैसे हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी डी ओनली मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। समझ आए, तो बहुत इजी था यार, यहाँ से ए बी डी मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सिर्फ थोड़ा सा OF2 को पहचानने की जरूरत थी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैप्रोलैक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो पहले देख लेते हैं कि किसको किसको कैप्रोलैक्टम बनाना आता है। देखो तुमने बेंजीन बनाई है, ठीक है, बेंजीन 6 कार्बन की होती है ना, तुम 7 कार्बन बनाओ, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अच्छा, तुमको कीटोन अटैच करना आता है, कीटोन अटैच कर दो इस तरह। अब बस एक कार्बन को हटाओ और यहां पे NH लगा दो। अब ये हमारे पास CONH2 वाला ग्रुप है, यानी अमाइड का ग्रुप है। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, मतलब अमाइड को छोड़ करके जितने कार्बन है 5। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, कैप्रोलैक्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हमारे पास 260 डिग्री सेल्सियस रहता है, इसको केल्विन में भी चेंज कर लो, तो मोस्टली जो रहता है केल्विन में 533 केल्विन भी रहता है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे पास, हाँ इसको हमें बनाना है यहां से, इसको हीट करके क्या बनेगा वही तो हमें जानना है। इसको हीट करने से इसकी चेन ओपन हो जाती है, इसकी अगर चेन ओपन हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे इधर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, उसके साथ क्या लगा, उसके साथ NH लगा हुआ है, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O के साथ तो पूरा ग्रुप लगा हुआ है, पूरा ग्रुप कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 है, तो यानी ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे C और H कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हर एक कार्बन के साथ 2 CH2 है, मतलब 2 H2 है, तो यानी यहाँ पे 2 H2 के मैं होल पावर 5 कर देता हूं। कुछ समझ आया, या फिर बहुत जगह इस तरह भी लिखा मिलता है C डबल बॉन्ड O, ठीक, यहां पे हमारे पास लगा होता है C2H10, ठीक, अरे सॉरी C5H10 ना, C5H10, ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, और यहां पे हमारे पास हमको लिखा मिलता है NH। क्यों, क्योंकि इसके साथ पूरे ये पूरा ग्रुप अटैच है और ये पूरा ग्रुप NH के साथ भी अटैच है, तो NH के साथ और कार्बोनिल के साथ दोनों के साथ अटैचमेंट मिलता है, इसलिए। अब समझ आया कुछ पक्का अच्छे से। तो यहां से हम लोग को मिलता है नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 कैसे कह रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो यहाँ पे 5 कार्बन है और एक 6 कार्बन है, इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6। पक्का अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पे हमारे पास कैप्रोलैक्टम जो एक साइक्लिक एमाइड रहता है, इज अ मोनोमर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 क्या है, एक सिंथेटिक पॉलीएमाइड है, इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि C डबल बॉन्ड O NH आ रहा है वो इसलिए। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे तो हमारे पास अमाइड का तो है नहीं, ये कार्बन अलग है, ये NH अलग है, तो हमारे पास कैसी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप लोग को यहां से एक बात ध्यान रखनी है, ये कोई एक यूनिट तो है नहीं, ये हमारे पास पॉलीमर वाली यूनिट है। इसका मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ इधर कहीं ना कहीं H होगा, यहां पे हमारे पास CH2 का होल 5 होगा, और यहां पे हमारे पास यहाँ पे NH लगा होगा, फिर इसके साथ C डबल बॉन्ड O यूनिट चल रही होगी, फिर उसके साथ वो पूरा कंपाउंड चल रहा होगा। तो इसीलिए कोई एक यूनिट तो है नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये जो चल रही है ये n नंबर ऑफ यूनिट चल रही है, और इसीलिए हमने इसको बोल रहे हैं मोनोमर ऑफ पॉलीएमाइड। एक यूनिट बहुत सारी यूनिट बनाएगी, पॉलीएमाइड बहुत सारे एमाइड्स है इसमें। तो यहां से हमारे पास इस तरह ये रहा कैप्रोलैक्टम, और उसको हम लोग ने हीट किया, हमारे पास नायलॉन 6 हमारे पास बन गया। समझ आया ना कैसे बना, ठीक है।
अब यहाँ पे वाटर एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ इनिशिएटर टू ओपन द रिंग, मतलब स्टार्ट कर रहा है कि रिंग को ओपन करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां से तो बात हो गई नायलॉन 6 की। तुम लोगों को क्या नायलॉन 6 बनाना आता है? अरे बहुत इजी है यार। यहां से हमें चाहिए एडिपिक एसिड। कौन सा एसिड चाहिए? एडिपिक एसिड। कहां गया? ये देखो, एडिपिक एसिड भी बहुत इजी है, बस खाली तुम्हें बीच में लेना है CH2 और इधर दोनों साइड ले लेना। एसिड है ना, तो कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों साइड COH ले लो बस। अब एक और लेंगे, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। हेक्सामिथाइल बोल रहा हूं, इसका मतलब CH2 का होल 6 हो जाएगा, और डायअमीन है तो दोनों साइड NH2 हो जाएगा, NH2 बस इस तरह। अब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा। अगर यहाँ पे एक H अगर मैं इस तरह लिख रहा हूं और यहां से इस तरह ये वाटर निकल गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? C डबल बॉन्ड O डैश N और H। अब यहाँ इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इजी बहुत है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास एडिपिक एसिड, ये रहा हमारे पास हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, दोनों को रिएक्ट कराया, वाटर रिमूव हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम जैसे लिखा है वैसे ही देखना। पहले देखो, इधर से भी OH है तो इधर का भी वाटर निकल रहा होगा ना, क्योंकि पॉलीमर है, n नंबर ऑफ यूनिट्स बनाएंगे तो n नंबर ऑफ यहाँ पे बॉन्ड्स बनेंगे, तो वही बॉन्ड बताना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C2H मतलब CH2 का होल 4, CH2 का होल 4, ठीक है। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड, वाटर निकल गया, NH आगे जुड़ गया। फिर से हमारे पास CH2 की होल 6, CH2 का होल 6, यहाँ पे NH है, लेकिन फिर एक H हटेगा, फिर उसके साथ वाटर निकलेगा। तो ऐसे ही हमारे पास ये n नंबर ऑफ यूनिट्स रहेंगी जो कि फॉर्मेशन करेंगी किसकी? नायलॉन 6 की। कैसे? 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन 6, तो इसीलिए इसको बोलते हैं नायलॉन 6। अब समझ आया अच्छे से कि कैसे फॉर्मेशन हो रही है? पक्का ना? अच्छा, अब हमारे पास होता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बहुत इजी है। टेफ्लॉन का एक फॉर्मूला वैसे भी बनता है, इसको याद रखने का तरीका बता रहे, जैसे CF Cl CF2 Cl2, मतलब तुम खाली यहां पे इसको इस तरह कर लेना बस। पहले जो मैंने बताया CF2 Cl2 ये एक फ्रीऑन गैस है। कौन सी गैस है? फ्रीऑन गैस है, जो कि हमारे एयर कंडीशनर्स में यूज होती है। इसको मैंने याद करने का तरीका बताया कि CF2 तो है ही, यहाँ पे Cl2 है, बस खाली तुम एक और F लगा लेना बस। अब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? 2 ही बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि दोनों वैलेंसी कम है, इसलिए अब इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं विद द हेल्प ऑफ परऑक्साइड। यहां से क्या होता है? इसका बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स इधर बनना स्टार्ट हो जाएंगी। अब समझ आया? पक्का? तो यहाँ पे ये गैस है एट रूम टेम्परेचर, जैसे मैंने बोला, बाय यूजिंग फ्री रेडिकल इनिशिएटर सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम पर सल्फेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर अच्छे से? तो यहां से हमारे पास मैंने आप लोग को बताया कि कैसे नायलॉन 6 भी बना सकते हो, कैसे नायलॉन 6 भी बना सकते हो, कैसे टेफ्लॉन की प्रिपरेशन होती है। डेक्रॉन भी देख ले आओ, चलो डेक्रॉन का दूसरा नेम है हमारे पास टेरिलीन। डेक्रॉन का हमारे पास दूसरा नेम क्या है? टेरिलीन, ठीक है। क्योंकि इन क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन से होता है। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है? इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH2OH और यहाँ पे CH2OH बस। अब यहाँ पे टेरिथैलिक एसिड आएगा। देखो टेरिथैलिक एसिड बहुत इजी है, ये हमारे पास वहां पे क्या था? एडिपिक एसिड कैसे था? CH2 का होल 4 था, दोनों साइड COOH था, दोनों साइड COOH था। बस यहां से इसको हटाओ और एक बेंजीन लगा दो बस, टेरिथैलिक एसिड बस। यहां से भी तो वाटर निकलेगा, तो वाटर निकालो यहां से वाटर निकला तो H ये इस तरह निकला, ठीक है। देखो बेंजीन, इधर से भी वाटर निकल गया होगा तो C डबल बॉन्ड हो, बेंजीन बेंजीन, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ठीक। अब यहां से अगर वाटर निकल गया है तो इस तरह निकलेगा, तो बचा हुआ एक O यहाँ पे इस तरह अटैच होगा, तो CH2 फिर O है, लेकिन इसका H कहीं ना कहीं वाटर के साथ बाहर निकल रहा होगा, तो इसको बोलते हैं टेरिलीन और डेक्रॉन। इसकी भी n नंबर ऑफ यूनिट्स बनती हैं। तो ध्यान रख लो कि किसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, कैसे उसकी प्रिपरेशन हो रही है, कैसे उसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स यूज हो रही है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास लेकिन जो आंसर था वो कैप्रोलैक्टम से बन के वो हमारे पास था नायलॉन 6, लेकिन हम लोग ने बाकी सबको भी देख लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जल्दी से। उसमें क्या कह रहा है? यहां पे क्या कह रहा है? बेंजाइल आइसोसाइनेट। बेंजाइल का मतलब हो गया बेंजीन, बेंजाइल यानी CH2 लगा हुआ है, आइसोसाइनाइड यानी N लगा हुआ है,
N के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है इस तरह, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, कार्बन के 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे इस तरह माइनस साइन आ जाता है। अगर ये सब ना देना हो तो यहाँ पे हम लोग 2 बॉन्ड लगाते हैं इस तरह और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं इस तरह, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है, पहले कह रहा है CH2Br और AgCN। ध्यान रख लो KCN में आयनिक बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती है, ठीक। AgCN जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करने की वजह से अगर हम लोग बनाते हैं यहां से Ag और कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है, इसीलिए ये जो बॉन्ड अटैच होता है ये नाइट्रोजन साइड से होता है। तो नाइट्रोजन साइड से अगर होगा तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे CN के बजाय यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा NC की, यानी पहला वाला हमारे पास बना रहा है आइसोसाइनेट। क्यों? ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग नेचर और वीक बॉन्डिंग नेचर, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग को अच्छा ये सब 1 डिग्री अमीन है, ये भी 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है। क्यों? नाइट्रोजन अटैच है 2 कार्बन से, इसीलिए तो देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 1 है। और यहाँ पे OT क्या है, चलो एक सरप्राइज है, देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इतना पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिग्री अमीन को रिएक्शन करा रहे हैं CHCl3। अच्छा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखना, और CH3Cl मिथाइल क्लोराइड एक्वस KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां से हमारे पास जो बच्चों रिएक्शन बता सकते हो कौन सी रिएक्शन है, इस रिएक्शन का नेम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है ये आइसोसाइनाइड के टेस्ट के लिए होती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे 1 डिग्री अमीन का भी टेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से हम लोग को कार्बाइल अमीन रिएक्शन से हम लोग को मिलता है 1 डिग्री अमीन, ठीक है। दूसरी बात, यहां से हम लोग को मिलता है आइसोसाइनाइड का टेस्ट यानी NC, ठीक। मतलब आइसोसाइनाइड भी बनेगा और 1 डिग्री अमीन भी बनेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से हमारे पास बाकी बचा वही KCl, बाकी बचा H2O हमारे पास निकल जाता है। तो ये सब कौन देते हैं, 1 डिग्री अमीन ही, लेकिन आइसोसाइनाइड का टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे आइसोसाइनाइड का जो टेस्ट है, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन में CHCl3, ये हमारे पास हमको देता है CCl2, इसको बोलते हैं कार्बीन रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन। अब यहां से जो NH2 है, जो N का जो H है इस तरह, और जो कार्बीन के पास जो 2 Cl है, ये सिर्फ 2 Cl को ही रिमूव कर पाएगा। अगर इसके पास 1 डिग्री होगा तो 1 H होगा, तो 1 H सिर्फ 1 Cl को रिमूव करेगा, बाकी बचा दूसरा Cl। इसीलिए जो आइसोसाइनाइड का जो टेस्ट है, जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, वो सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही दे पाते हैं और 1 डिग्री अमीन बनाते हैं और आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे ध्यान दो, देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो रहता है, ओनली 1 डिग्री अमीन शोज 2 डिग्री, मतलब नॉट 2 डिग्री अमीन फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड 1 डिग्री अमीन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ कार्बीन इंटरमीडिएट, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बाइल अमीन रिएक्शन तो पूरी ध्यान से देखना, देखो मैं उतनी मैकेनिज्म में नहीं जा रहा हूँ, मैंने तुमको इंटरमीडिएट भी बताया कि कैसे क्या कहते हैं उसकी मदद से फॉर्मेशन होती है और यहाँ से कैसे CCl2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कार्बाइल अमीन रिएक्शन है, 1 डिग्री अमीन है, ठीक। CHCl3 क्लोरोफॉर्म KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो जितने कार्बन इधर है बस खाली आइसोसाइनाइड यहाँ पे आ जाएगा, बाकी बचे 3 Cl है तो इसलिए 3 K के साथ निकल जाएगा, 3 KCl, तो 3 वाटर भी है तो इसलिए 3 वाटर भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 H है और यहाँ पे 3 OH है, तो इसलिए ऐसे हो निकल जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास इसका इंटरमीडिएट इनकी मदद से बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। अब हमारे पास जो मेन रिएक्शन थी वो क्या थी, बेंजाइल अमीन थी। इस कार्बाइल अमीन रिएक्शन में से जो हम लोग को इंटरमीडिएट मिलता है उससे रिएक्ट कराते हैं, तो उससे हमने जब रिएक्ट कराया तो यहां से हमारे पास देखो बेंजीन है, CH2 ऐसे ही है, CH2 ऐसे ही है, यहां से हमारे पास नाइट्रोजन का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अटैक मारेगा, यहां पे अटैक मारेगा तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक कमी हो जाएगी, तो ये HCl निकलेगा। जब ये HCl निकलेगा तो इसका मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो इसीलिए वो 2 बॉन्ड यहाँ पे आके बन जाते हैं इस तरह। और इसी को प्लस माइनस हटाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहां से हमारे पास इसका मतलब पहला वाला 1 डिग्री अमीन दे रहा है, यानी पहला वाला आइसोसाइनाइड दे रहा है
दूसरा वाला आइसोसाइनाइड दे रहा है, तीसरा वाला नहीं देगा तो इसका मतलब नो रिएक्शन, और थर्ड वाला OTS हम लोग हटाएंगे, CN लगाएंगे, यहाँ पे सिंपल साइनाइड मिलता है, यानी मतलब A दे रहा है और B दे रहा है, तो A और B यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 यहाँ से क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। अब बता देते हैं OTS क्या, OTS होता है टॉसिलेट। क्या होता है बच्चों, टॉसिलेट। ये एस्टर के फॉर्मूले से बनता है। क्या होता है ये, टॉसिलेट। इट इज द एस्टर ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। पैराटोलिन, पहली बात ये बनाओ इस तरह, ठीक है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, तो यहाँ पे CH3 हो गया। सल्फोनिक एसिड कैसे बनेगा हमारे पास, OSO3H, ठीक है, क्योंकि इसका एक H इसके साथ अटैच होगा इसलिए, ध्यान है। तो इसको बोलते हैं पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, और ये बहुत अच्छा एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप होता है। तो ये OTS हट जाएगा और इसकी जगह CN आकर के जुड़ जाएगा। OTS यानी O, ठीक है, बाकी बचा पूरा का पूरा ये S यानी सल्फोनिक एसिड आ रहा है, T यानी पूरा टॉलिन आ रहा है, O यानी O से अटैच हो रहा है इसलिए, लेकिन इसका नेम क्या है, टॉसिलेट। तो ध्यान रखेंगे, कुछ नया टर्म शायद आप लोग को मिला हो या पहले से बताओ तो बहुत अच्छी बात है यार। तो एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है, तो इसकी मदद से यहाँ पे साइनाइड की फॉर्मेशन करेगा, आइसोसाइनाइड की नहीं करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग से क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। अच्छा ठीक है, यहाँ से रिएक्शन ABC पूछ रहा है, तो NO2 है, सनलाइट के प्रेजेंस में इसकी ब्रेकिंग होती है, तो NO प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास A है तो प्लस B है, अब हमारे पास B को रिएक्ट करा रहा है O2 के साथ, तो भाई O प्लस O2 मिलके ओजोन बनाएगा, यानी C क्या बन गया, ओजोन, यानी O3 बन गया। तो पहला वाला NO, दूसरा वाला O, तीसरा वाला O3, बहुत सिंपल था। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है जेई में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, जेई में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, रिपीट होते हैं, भले ही क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दे लेकिन रिपीट जरूर होते हैं। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, असर्शन रीजन दे रखा हुआ है। इसका असर्शन दे रखा हुआ है, कीटोज गिव्स सेलिवेंस ऑफ टेस्ट फास्टर देन एल्डोज, ठीक है, कीटोज गोज अंडर बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ फरफुरल। अच्छा ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन बैठ रहा है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स बच्चों ने शायद सुने ही ना हो, जैसे फरफुरल क्या होता है, सेलिवेंस ऑफ टेस्ट क्या होता है। अच्छा एल्डोज तो सुना है ना, एल्डोज यानी हमारे पास ग्लूकोज शुगर जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। भाई ओस इसलिए लग रहा है क्योंकि शुगर है तो इसलिए ओस लग रहा है, यानी OSE, और एल्डोस यानी ग्लूकोज क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। कीटोस फिर ओस लग रहा है यानी शुगर, कीटो लग रहा है यानी फ्रक्टोज, तो ये फ्रक्टोज है और ये ग्लूकोज है, तुम ऐसे समझ सकते हो। जो सेलिवेन ऑफ टेस्ट है ये सच में ये बताता है कि कीटोज है वहां पे कि एल्डोज है। अगर फास्टर रिएक्शन है तो वो कीटोज में है, और अगर वीकर रिएक्शन तो एल्डोज यानी ग्लूकोज में है। अगर रेड कलर टेस्ट दे रहा है और जल्दी दे रहा है तो वो कीटोज है, अगर नहीं दे रहा है या बहुत देर से दे रहा है तो वो ग्लूकोज है। समझ आया मतलब। अब कैसे वो टेस्ट करते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं उस बारे में। हमने इतना तो जान लिया, इट इज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर, ग्लूकोज शुगर एंड फ्रक्टोज शुगर, ठीक। इन एसिडिक मीडियम कीटोज डिहाइड्रेट। अच्छा हमारे पास जो ग्लूकोज होगा या कीटोज होगा दोनों में से 3 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग हटा देते हैं, ठीक। 3 वाटर मॉलिक्यूल हम लोग हटाते हैं तो हम लोग को यहां से मिलता है HMF। अभी बताते हैं, डिहाइड्रेट लूज वाटर फास्टर देन एल्डोज, ठीक। रीजन क्या है, जो कीटोज है वो फॉर्म करता है HMF, रिएक्ट विद रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल सुना है, अरे चलो ये जल्दी से बता देते हैं। बेंजीन, बेंजीन के साथ पहले सबसे ऊपर OH और मेटा पोजीशन पे OH, इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। अगर यहां से मेटा से हटा के तुमने गलती से यहां पे लगा दिया तो वो हो जाता है कैटेकॉल, फिर वो रिसोर्सिनॉल नहीं रहता। तो ध्यान रखना, यहां से हटाओ और यहां पे लगाओ तो इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल,
नॉल, ठीक है। अच्छा, टू गिव रेड कलर कॉम्प्लेक्स देता है, एल्डोज रिएक्ट मोर स्लोली। अब कैसे यहां पे आओ, पहले फ्रक्टोज मान लेते हैं, कीटोज है, जल्दी रिएक्शन देता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफ्यूरल। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल फरफ्यूरल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फरफ्यूरल हमारे पास, फ्यूरैन की रिंग जानते हो कि नहीं, फ्यूरैन की 4 कार्बन की रिंग होती है, इस तरह होता है, ठीक है। तो 4 कार्बन की मुझे रिंग चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक कार्बन को हटा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया, इसको बोलते हैं फ्यूराइन की रिंग, ठीक है। यहां से हमारे पास एक पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फरफ्यूरल, आखिरी में अल आ रहा है ना, इसलिए एल्डिहाइड, फर यानी फ्यूराइन की रिंग, ठीक है। तो और मिथाइल अल्कोहल, हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्कोहल, तो HMF यहां से पूरा ही बन जाता है, इसकी पहले रिएक्ट करते हैं, HMF बनता है, HMF को हम लोग रिएक्ट कराते हैं रिसोर्सिनॉल के साथ, तो यहां से हम लोग को रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। मैं पूरा और ज्यादा डीप नहीं गया हूं क्योंकि फिर बहुत लेंथी हो जाता है, और हम लोग MCQ कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, लेकिन समझते जाते हैं, एकदम क्लियरिटी लेते जाते हैं। अब आपको सेल्वनॉफ का जो टेस्ट है वो आप लोग को समझ आ गया होगा कि एल्डोज और कीटोज में होता है, फ्रक्टोज रिएक्ट करता है HCl के साथ तो HMF मिलता है, वो HMF रिएक्ट करेगा रिसोर्सिनॉल के साथ, तो हम लोग को रेड कलर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और रेड कलर कॉम्प्लेक्स अगर क्विकली है तो कीटोज है, और अगर स्लो है तो एल्डोज है। लेकिन यहां पे तुम लोग ने एक चीज का ध्यान दिया, यहां पे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, यहां पे कोई भी बीटा एलिमिनेशन यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके बगल वाले से ना कोई कंपाउंड रिमूव हो रहा है, ना ही क्या कहते हैं हमारे पास कोई अल्फा पोजीशन से, मतलब बीटा पोजीशन से कोई अल्फा हाइड्रोजन कुछ ऐसे निकल रहा है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा है, यानी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन नहीं है, तो असर्शन, मतलब इसका असर्शन करेक्ट है, और रीजन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। असर्शन करेक्ट हो गया, रीजन इनकरेक्ट हो गया। आप समझ आए, फरफ्यूरल तो जान गए हो ना, अरे भाई वही फ्यूराइन की मेरे पास रिंग यहाँ पे इस तरह है, और यहाँ पे एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी यानी ये रहा हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो इसी को हम लोग HMF बोल दे रहे हैं। रिसोर्सिनॉल भी तुम लोग जान गए हो, बेंजीन हमारे पास है, उसके साथ हमारे पास एक OH यहाँ लगा हुआ है, एक OH यहाँ लगा हुआ है, इस तरह। खैर, तो यहां से हमारे पास असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, यानी असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, अच्छे से समझ आया, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है लिस्ट 1 विल लिस्ट 2 मॉलिक्यूल आयंस और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, देख लेते हैं, पहले सबका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं। सब पहले दे रखा हुआ है IF7, सेंट्रल मेटल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। जो मोनोवैलेंट एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे, मोनो यानी हाइड्रोजन और हैलोजन्स, और सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे -1 है, 7 हो गया, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2, मेरे पास 14 यानी 7 हो गया, ठीक है। यानी एक S हो गया, 3 P के हो गए, 4 हो गए, और यानी 7 यानी D3 हो गया, ठीक है। अब यहां से इसका मतलब I7, तो I हो गया, 7 कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक इसके पीछे चल रहा होगा 7। इसका मतलब इसके पास तो कोई लोन पेयर्स है ही नहीं भाई, इसके पास एक भी लोन पेयर्स नहीं है। इसका मतलब IF7 जाएगा हमारे पास 0 लोन पेयर में, यानी A वाला जाएगा हमारे पास 4th में, यानी A का 4th देखो कहां पे, A का 4th है हमारे पास 3rd में है, और हमारे पास 4th में, ठीक है। अब हमारे पास ICl4 1 माइनस है, यानी 1 माइनस है, एक एक्स्ट्रा चार्ज अलग से है, ठीक है। I यानी 7 हो गया, क्लोरीन कितने 4 है, तो 4 हो गया, एक -1 चार्ज है तो वो ऐड होगा, प्लस वाला माइनस होता, माइनस वाला प्लस होगा, तो यानी +1। टोटल कितने हो गए, 4 5 और 7 12, यानी 6 हो गया, ठीक है। अब यहां से I के पास देखते हैं, एक Cl यहां पे है, एक Cl यहां पे है, एक Cl यहां पे, एक Cl, इसका मतलब 6 है, तो यानी sp3d2 बनेगा, तो 2 लोन पेयर्स आएंगे। इसका मतलब B में 2 लोन पेयर्स हैं, तो B का हो जाएगा 3rd, तो देखो B का 3rd यानी ऑप्शन नंबर 4 मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और देख लें, चलो XgF2 देख लेते हैं। अब एक बार मुझे XgF6 का आप लोग निकाल के बताना, XgF2 का मैं बता दे रहा हूं जल्दी से। यहां पे हमारे पास क्या है 7, ओहो सॉरी 7 नहीं, Xg है ना, तो 8 नोबल गैस है, प्लस F2 यानी 2 F है,
तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब तो यानी यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 10 यानी 5 हो जाएगा। तो एक sp3d हो गया, ठीक है। xgf2 एक f यहाँ पे हो गया, एक f यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कितने लोन पेयर बच रहे? 3, तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। समझ आया अच्छे से? पक्का कोई डाउट नहीं आता? तो मेरे पास यहां से इसका ऑप्शन डी का बन जाएगा 3 लोन पेयर, यानी डी का हो जाएगा फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट है यहाँ पे। समझ आया अच्छे से? तो ये बहुत इजी था। अब एक बार xgf6 का आप लोग ट्राई करना और ऑप्शन मुझे बताना। ऑप्शन नंबर 4 तो करेक्ट है ही है, लेकिन निकाल के बताना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। इनहिबिट मतलब रोकना, ठीक है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब आप लोग को एक बात ध्यान रखना है, ट्यूमर उसको कैंसर किलिंग की तरह जो हेल्प करता है वो हमारे पास करता है प्लैटिनम। इसको ऐसे ध्यान रखना, टी से प्लैटिनम, P से प्लेग, ऑफ T से यानी ट्यूमर। तो भाई हमेशा याद रहेगा, एज अ ट्रिक बता रहे हैं। तो हमारे पास जितने प्लैटिनम वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम और सिस प्लैटिन, ये हमारे पास यूज होता है। सिस प्लैटिन यानी हमारे पास होता है प्लैटिनम NH2 का NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 का, ठीक है। देखो फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्लैटिनम फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लाइक सिस्प्लैटिन, ठीक है। दीज कंपाउंड आर इफेक्टिव एंटी कैंसर एजेंट्स used especially in chemotherapy to treat cancer. This prevent, अच्छा कैसे प्रिवेंट कैसे कर रहा है? तो ये प्रिवेंट करता है डीएनए जो रेप्लिकेशंस होते हैं वहां पे इनहिबिट करता है ट्यूमर ग्रोथ को और लीडिंग टू सेल डेथ, यानी सेल को डेथ करने में, सेल को हटाने में, सेल को मारने में हेल्प करता है, जो कि ट्यूमर्स वाली, जो कि इन्फेक्शन, जो कि किल कर रही है हमारी बॉडी के अंदर कैंसर वाली सेल्स, ठीक है। तो एज अ ट्रिक मैंने बनाई है, मेरी अपनी ट्रिक है, पीटी से प्लैटिनम और प्लेग ट्यूमर। तो इससे ध्यान रखना, सिस प्लैटिन हो या तुम बोल दो सिस प्लैटिनम, तो उससे भी ध्यान रख सकते हो, जो कि हमारे पास क्या है, कैंसर किलिंग की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहां से हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है वो या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लैटिनम और सिस प्लैटिन, यानी ऑप्शन नंबर बी और डी, और यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सभी ग्रुप 1 ग्रुप 2 दे रखे हुए हैं, विच आर रीडली वाटर, और उनका हमें कौन रीडली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कौन इसमें क्या करेगा, रीडली यानी सबसे जल्दी करेगा, सबसे तेज करेगा। अच्छा ठीक है, तुमको पता है ऊपर से नीचे आते वो साइज बढ़ता है, BE, MG, CA, SR और BA, और ऊपर से नीचे आते वो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन इसका मतलब नीचे की सबसे कम हो रही है, ऊपर की सबसे ज्यादा हो रही है। तो ये दोनों हमारे पास हाईली सॉल्युबल होते हैं। ये वाला हमारे पास मॉडरेट रहेगा और ये वाले हमारे पास स्पैरिंगली रहेंगे, यानी लेस रहेंगे। इसका मतलब ऊपर वाले दोनों सबसे रीडली, सबसे जल्दी रिएक्शन देंगे, सबसे जल्दी सॉल्युबल होंगे। ये सारे सल्फेट्स हमने तो पढ़ भी रखा है कि प्रेसिपिटेट सबसे अच्छा AgCl और बैरियम सल्फेट, इनका प्रेसिपिटेट सबसे अच्छा बनता है। तो बैरियम तो सबसे नीचे, इसका मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, सॉल्युबल नहीं होगा। तो हमारे पास ये दोनों बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। और ये ग्रुप 2 का हमारे पास ऑर्डर भी है, और ये हमारे पास ग्रुप 2 का ये सॉल्युबिलिटी का डिक्रीज का ऑर्डर है। तो हमने उसी को फॉलो किया, हमने हाईली सॉल्युबल देखा, ये मॉडरेट सॉल्युबल और ये स्पैरिंगली सॉल्युबल। क्लियर? तो यहां से हमारे पास A और B, तो A और B है, तो A और B ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, यानी LFT की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां से हमारे पास जो सीरीज आती है मैं बताता हूं, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से करते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से करते हैं। अब एक ट्रिक हम लोग ध्यान रखते हैं, वो है हमारे पास CNOX वाली ट्रिक, ठीक है। कार्बन और नाइट्रोजन से जो जुड़े हुए वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो सबसे पहले रहेंगे। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग, ठीक। फिर हमारे पास जो ऑक्सीजन और हैलोजन से अटैच है, ऑक्सीजन एंड हैलोजन से जो अटैच है, हैलोजन में लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, हैलोजन, ठीक है।
तो यहां से जो अटैच है वो वीक फील्ड लिगेंड है, यानी वो सबसे आखिरी में रहेंगे और वो पेयरिंग नो पेयरिंग अकर्स, और यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन से जुड़ा हुआ और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, तो यहां से ध्यान देते हैं। अब यहां पे सबसे ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ सबसे तेज ये है कार्बोनिल, वैसे भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक, दूसरा हमारे पास इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन CH2 डायमीन NH2 और NH2, मैं यहां पे लिख दूं, चलो मैंने यहां पे लिख दिया, यहां पे CH2 और NH2 और NH2, इसीलिए इसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, क्योंकि इसके पास दो डोनर साइड्स हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है ऑक्सिलेटो आयन, इसको बोलते हैं ऑक्सिलेट, क्या बोलते हैं इसको ऑक्सिलेट, यानी OX बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या दिया हुआ अमीन दिया हुआ है और सल्फर दिया हुआ है। देखो सल्फर तो हैलोजन मतलब निगेटिव आयन है, तो उसको सबसे ज्यादा साइड कर दो। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑक्सिलेट, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ा है लेकिन थोड़ा सा वीक है, तो इस वजह से। फिर हमारे पास अमोनिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब सबसे ज्यादा नहीं लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। EN हमारे पास यहाँ पे कार्बन भी है नाइट्रोजन भी है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और कार्बन तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब मैंने तो बोल दिया, तुम याद कैसे करोगे? तो याद करने की ये मैंने एक बनाया हुआ है, ऐसे ही मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूं, इससे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो इससे सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना। देखो जो नेगेटिव आयन होते हैं वो सबसे ज्यादा वीक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, न्यूट्रल बट स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक NH3 वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक, किलेटिंग लिगेंड्स, जो चिलेटिंग लिगेंड, जो बाइडेंटेट लिगेंड जो फॉर्म करते हैं वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे पास पाई एक्सेप्टर्स। क्या होते हैं? पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर सबसे ज्यादा हो गया, फिर इथाइलिन डायमीन हो गया। ठीक, फिर हमारे पास अमीन हो गया, अमोनिया है, फिर हमारे पास यहां से ऑक्सिलेट आएगा और फिर यहां से आएगा हमारे पास सल्फर। ठीक, अच्छे समझ आए? तो ये ऑर्डर इस तरीके से ध्यान रखना, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वैसे तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्लोरीन, फिर आखिरी में सबसे ज्यादा कार्बोनिल, तो यहाँ पे इस तरह चलता जाता है। तो ऐसे तो उनकी पूरा गाना लोगों ने बना रखा है कि गाने से याद कर लो, ट्रिक से याद कर लो, लेकिन तुम अगर इससे ध्यान रखोगे तो जल्दी हो जाएगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 और सारी रिएक्शन दे रखी हुई। ठीक है, अरे यार वुड्स रिएक्शन, सिर्फ वुड्स रिएक्शन, हमारे पास एक एल्काइल है और इधर भी हमारे पास एल्काइल हो, दो अगर एल्काइल में चल रहे हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, तो हमारे पास वुड्स रिएक्शन, एक एल्काइल है और एक एराइल चलेगा, तो हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। अगर हमारे पास दोनों एराइल चलेंगे तो हमारे पास चलेगा फिटिग रिएक्शन। बस, अब हमारे पास देखो दो रिएक्शन और होती हैं, एक सैंड मेयर्स रिएक्शन होती है, सैंड मेयर्स, ठीक है, और एक हमारे पास होती है गैटरमैन्स रिएक्शन। दोनों में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा के दोनों में या तो क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन सब में बना रहे हैं, लेकिन अंतर सैंड मेयर में सैंड लेते हैं। तुमको सैंड पता है ना, सॉल्ट जैसी होती है, तो ये सॉल्टी तो है, CuCl2 कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्टी तो बना रहा है। बस यहां पे सॉल्ट की जगह उसका मेटल लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उसका एसिड लेते हैं, यहां पे सॉल्ट लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उसका एसिड लेते हैं। बस अब आ जाओ, अब सब हो जाएगा। देखो पहले कह रहा है फिटिग रिएक्शन, बेंजीन बेंजीन, यहां पे देखो दो बेंजीन रही होंगी ना, क्लोरोबेंजीन है, इसलिए देखो दो बेंजीन की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी बी का फर्स्ट हो जाएगा बेंजीन। भाई एक और बेंजीन ले लो ना यार, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे 2Na है ना, तो 2Na 2Cl निकल जाएंगे, तो दोनों बेंजीन इस तरह बायफिनाइल बना देगा ना, तो यहाँ से बी वाला हमारे पास कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहां से हमारे साथ यहाँ पे देखो बेंजीन दे रखा हुआ और एल्काइल दे रखा हुआ है, एल्काइल और बेंजीन वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो यानी एक NaCl को ले जाएगा, एक NaCl को ले जाएगा, ये यहां पे जाके जुड़ जाएगा तो टॉलिन बन जाएगा, तो टॉलिन बन गया। तो ये वुड्स फिटिग, तो वुड्स फिटिग यानी बी का फर्स्ट, A का सेकंड, बी का फर्स्ट, A का सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो मेरे पास यहीं से मुझे नहीं बी का फर्स्ट A का सेकंड यहां पे भी है यार। अच्छा अब देखते हैं C का। भाई मैंने बताया ना CuCl2 उसके करस्पॉन्डिंग उसका एसिड,
तो क्लोरोबेंजीनो, ब्रोमोबेंजीनो, आयोडोबेंजीनो कुछ भी बन जाता है। तो यहां से हम लोग को मिल जाता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, तो सैंडमेयर रिएक्शन मिल गया, यानी सी का हो गया फोर्थ, तो यानी ए वाला देखो करेक्ट हो रहा है, यहाँ पे गलत हो जाता, अभी ए का हो जाता, मतलब यहाँ पे हो जाता मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। बाकी मेरे पास एक और है, वो है हमारे पास फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन बेसिकली जो है वो सिर्फ हैलोजन का एक्सचेंज है, किसका, हैलोजन का एक्सचेंज है। और यहाँ पे जो हैलोजन के एक्सचेंज की मदद से जो बनाते हैं वो हमारे पास आयोडो यानी एल्काइल हैलाइड यानी आयोडो हैलाइड बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड लिया, NaI की प्रेजेंस में कराते हैं, और यहाँ पे एक और लेते हैं एसीटोन, NaI प्लस एसीटोन लेते हैं एज अ रिएजेंट, ठीक है। तो यहां से NaCl निकल जाएगा और C2H5I बन जाएगा, तो C2H5 आयोडो यानी इथाइल आयोडाइड बन गया या आयोडो इथेन बन गया और NaCl निकल गया। तो ये हमारे पास है फिंगरस्टीन, ये हमारे पास है सैंडमेयर रिएक्शन, ये हमारे पास है फिटिक और ये हमारे पास है वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्लियर, तो हमारे पास ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और चलो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इट्स सल्फाइड ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका 2। ठीक है, तुमको एक बात हम बताना चाहते हैं, एक ट्रिक खाली याद कर लो, कॉपर के सल्फाइड और कॉपर के ओर के लिए हमारे पास जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है वो हमारे पास होता है FeO। आयरन प्रेजेंट होता है, इतना ध्यान रखना, आयरन रिएक्ट करता है और यहां पे बनाता है सिलिका। क्या बनाता है, सिलिका, यानी यहां पे स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। देखो कैसे, यहां पे सिलिका के साथ मतलब रिएक्ट करेगा, स्लैग की फॉर्मेशन करेगा। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फाइड और, सल्फाइड यानी CuS, कॉपर का और, सल्फाइड का और, ठीक। द ओर इज हीटेड इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, मतलब मेरे पास पूरा एक कंपाउंड रहता है, इस तरह पूरा एक पैक्ड सरफेस रहेगा उसके अंदर, ठीक है, स्टील की पूरी बॉडी एक तरह से, along with सिलिका, सिलिका के साथ, which act as a acidic flux, जो सिलिका क्या कर रहा है, एक्ट एज अ एसिडिक फ्लक्स। कैसे, यहां पे ध्यान दो, देखो सिलिका हमारे पास एसिडिक फ्लक्स की तरह याद कर रहा है, उसमें इंप्योरिटी कौन सी प्रेजेंट है, FeO, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे, स्लैग बना रहे। अब यही स्लैग जो होगा ये फ्लोट करके ऊपर आ जाएगा और इन द मोल्टेन कॉपर में, और बाकी इसको हम लोग सेपरेट क्या कर लेंगे, इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्या करके फ्लोट करके ऊपर आ गया, फिर हमने इसको इजीली सेपरेट कर लिया। तो यहां से इसकी इंप्योरिटीज हट गई, इंप्योरिटीज किसकी हट गई, हमारे पास स्लैग की हट गई। कौन था, आयरन था, किसकी मदद से, सिलिका की मदद से। तो यहाँ पे एसिड मतलब बेस प्लस एसिड एक तरह से रिएक्ट करके हमको क्या बना रहे हैं, सॉल्ट यानी स्लैग बना रहे हैं। एज अ ट्रिक में तुम याद रखना, तो यानी यहां से हमारे पास जो ओर कंटेन कर रहा है आयरन की इंप्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ FeO एज अ बेसिक इन नेचर, ठीक। सो सिलिका रिएक्ट विद FeO टू फॉर्म फेरस सिलिकेट, फेरस Fe2 प्लस सिलिकेट पूरा इज अ फ्यूजिबल स्लैग दैट कैन बी इजिली रिमूव। क्यों, क्योंकि वो फ्लोट करके ऊपर आ जा रहा है, क्योंकि वहां पे हमारे पास क्या है, मोल्टेन CO प्रेजेंट रहेगा और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट इजिली कर लेंगे। तो यहां से हम लोग को कॉपर क्या रहेगा, कॉपर उसके ओर में से हमको इजिली प्रोवाइड हो जाएगा। समझ आइए अच्छे से, तो हमारे पास इसका आंसर यानी क्या हो जाएगा बच्चों, रिमूव FeO एज FeSiO3 फेरस सिलिकेट और FeO फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के ऊपर। हम लोग ने सेक्शन ए को क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन बी में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, चलो हम लोग जल्दी से वो भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। हमारे पास यहाँ पे सेक्शन बी में कह रहा है 600 ml ऑफ 0.01, अच्छा वॉल्यूम दे रखा है, मोलैरिटी दे रखी है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर मोलैरिटी दे मतलब वॉल्यूम दे रखा है, फिर से मोलैरिटी दे रखी है, इसका मतलब एक तरह से M1 दे रखा है, V1 दे रखा है इक्वल टू M2 दे रखा है, V2 दे रखा हुआ है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लगेगा भाई, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ तो दे रखा है, तो फाइंड क्या करोगे। यहाँ पे कह रहा है pH ऑफ द मिक्सचर की बात कर रहा है, अच्छा ठीक है। देखो पहले HCl का कॉन्सेंट्रेशन यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस का, यहाँ पे H2 प्लस मारे मतलब 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस का है, माइनस माइनस। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन देखें, क्योंकि दोनों में एसिड है और एसिड में क्या कॉमन है, H प्लस ही तो कॉमन है, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ से हमारे पास
600 ml, अच्छा यानी हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी मिलीलीटर में है तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा। तो यानी नंबर ऑफ मोलैरिटी को नीचे ले ले भाई, ऐसे ही करोगे ना। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, मोलैरिटी दे रखी हुई है 0.01, इनटू में वॉल्यूम दे रखा हुआ है 600, डिवाइड बाय हम लोग ने 1000 कर दिया। ठीक है, तो यानी यहां से इस दो जीरो को मैंने नीचे ले लिया, ये जीरो से जीरो मर गया, ये जीरो से जीरो मर गया, और ऊपर हमारे पास आ गया 0.006। हमारे पास यही आया ना, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं, 3 जीरो ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास इसका पहले वाले का आ गया 0.006 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले देखते हैं। दूसरे वाले में हमारे पास फिर से हमको मोल्स निकालने हैं। ठीक है, इसका मतलब 400 ml, तो 400 इनटू में फिर से 0.01 दे रखा हुआ है, फिर डिवाइड बाय 1000, यानी ये कितना आ जाएगा 0.004 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहां से, यानी हमको एक के मोल मिले हैं, दूसरे के मोल मिले, यहाँ पे मिक्सचर कह रहा है, इसका मतलब दोनों के मोल्स ऐड कर देंगे। तो चलो भाई ऐड कर देते हैं, यानी हम लोग टोटल मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, टोटल मोल्स की। टोटल मोल्स में हमारे पास दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.006 प्लस 0.004। यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.010 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, पक्का ही सही है, नहीं गलत हो गया। कहां पे गलत हुआ और बताते हैं। यहाँ पे जो 0.04 आ रहा है ये इनटू में 2 होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो H2SO4 है उसमें 2 H प्लस है, ना कि एक। यहां पे एक H प्लस था, यहां पे तो 2 है, तो कितना हो जाएगा 0.008। तो यानी यहां पे कितना हो जाएगा 0.008, यानी यहां पे कितना हो जाएगा 0.014। अब समझ आया पक्का। लेकिन ये भी हमारे पास अभी तक आंसर नहीं है। हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, हमारे पास आंसर कह रहा है, जब हमसे यहाँ पे पीएच मिक्सचर की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। अब कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, इसका मतलब पीएच, यानी पीएच इज इक्वल टू, ये हमारे पास मिक्सचर का आ गया 0.014 आ गया। ठीक है, यानी माइनस का लॉग यहाँ पे आ जाएगा 0.014 का लॉग आ जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारे पास 186 के समथिंग आएगा। बता दे कैसे सॉल्व करना है, तो इतना ध्यान रखना है। इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस लॉग, यहाँ पे पॉइंट को नीचे भेज दिया तो यानी ऊपर हो गया 14, नीचे चला गया हमारे पास 1000 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं माइनस बाहर कॉमन, ध्यान रखना लॉग है, अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ पे a माइनस बी लिख लिया, इसका मतलब मेरे पास माइनस का लॉग अंदर कितना हो जाएगा 14 माइनस 1000 हो जाएगा, यानी 1000 को मैं 3 लिख सकता हूँ, यानी चलो ये वाला तो लॉग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस का लॉग 14 और प्लस का लॉग 3। भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस का लॉग 3 हो जाएगा। माइनस लॉग 14 तुम कैसे लिख सकते हो, माइनस लॉग 14 को मैं 2 इंटू में 7 लिख सकता हूँ, यानी फिर से a प्लस बी हो जाएगा, यानी माइनस का लॉग हमारे पास लॉग 2 हो जाएगा, फिर माइनस का हमारे पास लॉग 7 हो जाएगा, और फिर हमारे पास, अच्छा a यानी a प्लस बी हो जाएगा, यानी बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे प्लस 3 रहेगा। जब आप इस इक्वेशन को पूरी सॉल्व करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 186 आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट लॉग कैलकुलेटर से यूज करोगे तो 0.014 को जब यूज करोगे तो 1.85.9 समथिंग कुछ आंसर आएगा। क्लियर, तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ से 186। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन रेडिएशन फ्रीक्वेंसी यानी म्यू। ठीक है, और एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन यानी E इज इक्वल टू एच म्यू की बात हो रही है। ठीक है, एच हमको प्लैंक कांस्टेंट हम लोग को दे रखा हुआ है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, अच्छा तो यहां से हमारे पास हमने दोनों वैल्यूज को रखा है, यहां से देखो इस तरह, यहाँ पे दोनों वैल्यूज दी हुई हैं इस तरह। तो हमारे पास इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 6 12 और हासिल किया 1 तो 13 हो गया। तो यहाँ पे 13.252 समथिंग आ रहा है, इनटू में 10 की पावर माइनस 22 क्यों, क्योंकि इसको जब इससे माइनस किया तो यहाँ से 12 चला गया, तो यानी 2 बचा तो 10 की पावर 22 आ गया। ठीक, अच्छा ये तो थी हमारे पास क्या कहते हैं एनर्जी, लेकिन एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाड्रो नंबर से जो हमारे पास एनर्जी आई।
तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 से। अब इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 48, यानी इसको देखो ए इस तरह यहाँ पे, तो देखो हम लोग ने जब इसको और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 798। क्लियर, यहाँ पे भी 797.8 समथिंग कुछ ऐसे ही आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना। तो उसको राउंड ऑफ करके 798 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि अवागाद्रो नंबर है तो हमने उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द सेल, ठीक है। देखो प्लैटिनम की रॉड दे रखी है, तो यहाँ पे मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है। H2 से जा रहे हैं H प्लस में, H2 से जा रहे हैं H प्लस में, ठीक है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हाफ H2 है, ठीक है। Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, भाई इन्होंने देखो यहाँ पे डॉट लगा दिया है, उस कंफ्यूजन में मत जाना कि अगर रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिख लें, होता प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, लेकिन एज अ ट्रिक होती है कि अगर रिएक्शन दे रखी है तो रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट लिख ले, इन्होंने कॉमा दे दिया है, ट्रिक फेल कर दी। यानी Fe3 प्लस क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है और Fe में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे है ऑक्सीडेशन, यानी ये रहा एनोड, यहाँ पे रिडक्शन, ये रहा कैथोड, अच्छा ठीक है। यानी ई सेल निकाल लें, ई नॉट सेल हमारे पास कैसे निकलेगा, एनोड प्लस कैथोड, एनोड प्लस कैथोड, देखो एनोड प्लस कैथोड, एनोड हम लोग को इसका 0 दे रखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 0, प्लस इतना, तो हमारे पास ई नॉट सेल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है 1, तो नर्नेस्ट इक्वेशन रख देते हैं ना यार, और नर्नेस्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे, देखो पहले हम लोग ने इसको रिएक्शन लिखी ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन लिखी रिडक्शन, दोनों का नेट रिएक्शन लिखी रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे हमारे पास ध्यान दो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.06 हम लोग को दे रखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो 0.06 हम लोग को दे रखा है, तो हम लोग मान के चलते हैं n log q, ठीक है। अब यहाँ से Fe2 प्लस अपॉन में Fe3 प्लस, कैसे, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 है, देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Fe2 प्लस अपॉन में Fe3 प्लस, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो मैंने लिया ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग ने इसकी ई नॉट सेल की वैल्यू रखी, ई सेल की वैल्यू 0.712 दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पूरे टर्म को उठाया और मैंने इधर ले लिया, और इस पूरे टर्म को मैंने इधर ले लिया, ये माइनस वाला साइन से इधर वाले में प्लस वाले में आ गया, ठीक है। इसके बाद ये एज इट इज प्लस में दे रखा हुआ है, इसको उठा के इधर माइनस में कर दिया, ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.59 के अप्रॉक्स आ रही है, तो मैंने क्या किया, इसको 0.06 ले, मतलब 0.059 के अप्रॉक्स आ रही है, मैंने इसको 0.06 कर लिया, ऐसे मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये इससे डिवाइड में जाएगा, यानी ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब मैंने यहां से लॉग हटाया तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग बेस 10 चला जाएगा, मतलब इधर से लॉग हट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, 10 की पावर में आ जाएगा, 10 की पावर में यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कट के 1 आ रहा है, इसीलिए हमारे पास पूरा आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, समझ आया, यहां तक कोई भी डाउट नहीं आता, देखो बहुत इजी था, बस खाली हमें थोड़ा सा इन अर्नेस्ट इक्वेशन और थोड़ा सा ट्रिक फॉर्म में हमें आना चाहिए था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ पर मैग्नेट KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम हटा दो तो मैग्नेट, क्योंकि इधर +1 चार्ज है तो इधर -1 चार्ज है, यहाँ पे इसकी वैलेंसी निकालो Mn की वैलेंसी x मान लिया, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, तो -2 है कितने 4, पूरा ओवरऑल चार्ज कितना है -1, तो -1, तो x इक्वल टू +7, यानी यहाँ पे चार्ज कितना है +7 का, ठीक है। ये रेड्यूस उसने खुद ही दे दिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2, तो अब की बार Mn की वैलेंसी +4, क्योंकि -2 चार्ज है, -2 × 2 -4, उधर गया +4, यानी इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है यहाँ पे 3 है। इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम है, बस ये तो बहुत इजी था, हमारे पास आंसर नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पे तुमको अगर चार्ज बैलेंस करना हो तो वो भी कर सकते हो, भाई यहाँ से यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज, तो इधर -3 और -1, तो कितना हो रहा है -4, लेकिन इधर कितना है +4, तो मुझे दोनों साइड प्लस प्लस बराबर करने, मतलब न्यूट्रल करना है, तो मैं इधर क्या कर दूंगा, इधर मैं 4H+ ले लूंगा, तो देखो 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बराबर यार, अब समझ आया पक्का, तो इसीलिए यहाँ पे 4H+ है और यहाँ पे 2H2, और ये पूरी रिएक्शन जितने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 300 ml bottle of soft drink has 0.2
ठीक है। मोलैरिटी दे रखी हुई है, डिसॉल्व्ड इन इट, एज्यूम CO2 बिहेव्स एन आइडियल गैस, CO2 एट STP ml पे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो पहले एक काम करो भाई, CO2 का हमें वॉल्यूम दे रखा हुआ है, मोलैरिटी दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारे पास ml में है तो उसको 300 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लीटर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.06 आ गया। ठीक भाई, सिंपल है ना इसको सॉल्व करना। ये हमारे पास मोलैरिटी दी हुई है, ये दिया हुआ है, लीटर से लीटर मल गया तो मोल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP कह रहा था। अब हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला भी पढ़ रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर एट STP कंडीशन। लेकिन इन्होंने अपनी STP कंडीशन चेंज करके हमको दे रखी है 22.7, तो हम यहाँ पे 22.7 ले लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ चुका है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम एट STP आ जाएगा, 0.06 आ गया नंबर ऑफ मोल्स। ये 22.7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया, 13 मतलब 1.3262 लीटर हमारे पास ये आ गया। लेकिन इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में, तो हम लोग क्या कर देंगे 1000 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। अब समझ आया पक्का, तो 1362 मिलीलीटर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से आंसर हो गया, जो कि यहाँ पे 1362 मिलीलीटर इसका नियरेस्ट इंटीजर रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ अ कंपाउंड ए रिएक्ट विद बी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक दे रखा है, उसका रेट कांस्टेंट यानी के दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग से कह रहा है टाइम सेकंड टू रिड्यूस, 7 सेकंड से 2 सेकंड में जा रहा है। यानी इनिशियल हमको ये दे रखा है, फाइनल हमको ये दे रखा है, रेट कांस्टेंट हम लोग को के दे रखा है, टी हमारे पास टाइम नहीं आ पाएगा। टाइम हमारे क्या होता है 2.303 डिवाइड बाय के लॉग ए नॉट बाय AT हो गया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल हो गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ गया। टाइम ये हमसे निकालने को कह रहा था सेकंड्स में, ए वाला तो हमने सेकंड्स में निकाल दिया। बात करूँ समझ है, फर्स्ट ऑर्डर कैसे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड की पावर -1 है, तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर डिनोट कर रहा है, तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का पूरा काइनेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ से आंसर कितना आ गया, 623 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। समझ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यूज डाली, फॉर्मूला रखा, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 20 ग्राम। अच्छा ठीक है, वाटर बॉयल्स मतलब सॉल्यूट ऑफ वाटर बॉयल्स, यानी ये सॉल्यूशन का है। ठीक है, और जी हमारे पास 373 केल्विन है, वाटर बॉयल्स यानी ये प्योर का है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास जो डेल्टा TB होता है वो कैसा होता है, TB माइनस TB नॉट होता है। अरे नॉट इस तरह, ठीक है। TB हम लोग को दिया हुआ है 373.52, ये हम लोग को दिया हुआ है 373, यानी हमारे पास आ गया 0.52। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू में M। ठीक है, डेल्टा TB ये हमको 0.52 दिया हुआ है, इज इक्वल टू KB भी हमारे पास आ गया 0.52। मोलैरिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी है यानी ऊपर नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा ठीक है, तो यानी हम लोग को देखो सॉल्यूशन कंटेन 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, नीचे वाटर बॉयल्स यानी 20, तो यानी 2/20। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पता है तो मॉलिक्यूलर मास को m रख दिया, लेकिन ग्राम में है तो ऊपर हमने 1000 कर दिया। ठीक, यहां से मॉलिक्यूलर मास को अगर हम लोग अलग कर लें तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ऊपर आएगा 0.5, अरे यार यहां से इसको हटाओ भाई, ऊपर रहेगा हमारे पास 0.52, ऊपर हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1000, नीचे हो जाएगा 0.52, नीचे हो जाएगा 20, तो ये 2 से 10 हो गया, 10 से ये 0 चला गया, ये से ये मर गया, यानी हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 100 आ गया। समझ आए, तो सिर्फ हम लोग ने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगाया और हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास 100 मॉलिक्यूलर मास आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम, ठीक है, टू अ टोटल वॉल्यूम 6 लीटर, द चेंज इंटरनल एनर्जी वाई जूल, सॉरी। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, एक टर्म दिया हुआ आइसोथर्मली, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे द चेंज इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है। इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आइसोथर्मली है तो हमारे पास जो डेल्टा T है वो हमारे पास 0 हो गया। अगर उस पर डिपेंड कर रही है टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर ही 0 है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी 0 हो गई।
ठीक है, हमारे पास V इनिशियल दिया हुआ है, V फाइनल दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां से एक बात तुमको समझने वाली है, जो हमारे पास डेल्टा U होता है वो क्या होता है, Q माइनस W होता है। अरे यहां से डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यहां से ये भी फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का भाई इसका मतलब वैक्यूम में है, तो इसका मतलब नो हीट एक्सचेंज, यानी डेल्टा क्यू भी जीरो है। अब जब इंटरनल एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब यहां से वर्क डन भी जीरो है। अगर सब जीरो है तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। अरे यहां से ध्यान दो, देखो फॉर आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, सिंस द एक्सपेंशन इज आइसोथर्मल सो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, दस द डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। ऑल्सो इन फ्री एक्सपेंशन इनटू वैक्यूम की बात कर रहे हैं ना जो, तो वर्क डन भी जीरो होगा, क्यू भी जीरो, क्योंकि नो हीट का लॉस हो रहेगा, क्योंकि है ही नहीं। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमारे पास ये लॉ होता है, तो जीरो माइनस जीरो हमारे पास आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब समझ आए, तो इन्होंने जो हमको नंबर दिया हुआ था V फाइनल माइनस इनिशियल, ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर, बहुत से बच्चे 4 लगा देंगे, बहुत से बच्चे 5 लगा देंगे, क्योंकि इसमें 4 भी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, इस वजह से। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन DCM जिसको बोल रखें, देखो DCM इस PPM, बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई ये। ठीक है, CH2Cl2, ठीक है, इस एडेड 671.141 ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म हमारे पास एक तरह से सॉल्यूशन है जिसमें मिक्स कर रहे हैं, मतलब एक लार्ज सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हैं, और हमारे पास सॉल्यूट एक स्मॉल अमाउंट है जो कि ये ऐड कर रहे हैं। ठीक है, टू प्रिपेयर हमारे पास सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, DCM वाला डाइक्लोरोमीथेन का। ठीक है, फिर उसके बाद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ DCM इस परसेंटेज बाय मास के अकॉर्डिंग निकालना है। तो यानी एक बात बताओ, हम लोग को मॉलिक्यूलर मास DCM का निकालेंगे, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl। ठीक है, यानी कार्बन का होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन 14 प्लस यहाँ पे 671 हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 85 किसका, मॉलिक्यूलर मास CH2Cl2 का। ठीक है, अगर CH2Cl2 का मॉलिक्यूलर मास आ गया है, यहाँ पे हम लोग उसका वॉल्यूम दे रखा हुआ है, तो यानी हमारे, अरे उसके मोलैरिटी दे रखी हुई, वॉल्यूम तो छोड़ो तुम, यहाँ से वॉल्यूम और मोलैरिटी है, यानी हमारे पास मास आ जाएगा। तो मास इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, तो हम लोग चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इस तरह यहाँ पे, क्योंकि वो मिलीलीटर में था, वॉल्यूम हम लोग लीटर में रखते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड बाय 1000 कर दिया, डिवाइड बाय 1000 किया तो हमने 1000 ऊपर चला गया तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, ये हमको दिया हुआ था, तो यहाँ से हमारे पास मास आ गया, उसका मॉलिक्यूलर मास 85 है, तो यहाँ से हमारे पास W आ गया। ठीक, अच्छा अब मास ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्यों भाई, हमें निकालना है ना PPM में, इसलिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास ये है, मास दे रखा हुआ है, वॉल्यूम दोनों का एक है, और ये इसकी डेंसिटी दे रखी हुई है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो गया ना। डेंसिटी हमको कितनी दे रखी है, 1.49, तो हमारे पास 99 ग्राम क्या आ गई है, हमारे पास किसका मास आ गया, इसका मास आ गया। अब कैलकुलेट PPM करते हैं, PPM का फॉर्मूला ही यही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये PPM का फॉर्मूला होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोग ने देखा था 0.1483, ठीक। मास ऑफ वो जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग ने देखा, जो कि CHCl3 वाला है, ठीक है। CHCl3 सॉल्यूशन में हम लोग उसको ऐड कर रहे थे, तो सॉल्वेंट नहीं था, तो इनटू 10 की पावर 6 हो गया, तो हमारे पास सिंपल यहां से आंसर आ गया। समझ आए? देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, अगर थोड़ा सा भी तुम लोग कंफ्यूज हो। तो यहाँ से मास निकाल लिया, क्योंकि मोलैरिटी दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा था, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला को ओपन किया, तो यहाँ से मास आ गया। जैसे ही यहाँ से मास आ गया, हम लोग को सॉल्यूशन का मास निकालना है, तभी तो हम लोग PPM निकाल पाएंगे, क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग ने ऊपर फाइंड कर लिया। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, क्योंकि हमको उसकी डेंसिटी दे रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो हम लोग को यहाँ से डेंसिटी दे रखी हुई है, डेंसिटी CHCl3 की, और ये हमारे पास यही सॉल्यूशन है, तो हम लोग ने इसकी मास फाइंड कर लिया। मास फाइंड कर लिया तो PPM के फॉर्मूले में रखा, हमारे पास आंसर आ गया। कितना आ गया? 148.5 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड A, अच्छा ठीक है, गिव्स न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे ये हमारे पास फिनॉल होगा, क्योंकि फिनॉल FeCl3 टेस्ट कैसे देता है, जैसे ये रहा फिनॉल, ठीक है, इसको हम लोग ने रिएक्ट कराया FeCl3 के साथ, तो ये कैसे टेस्ट देता है, यहां से ये वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है बच्चों, क्योंकि O- ये रहा Fe,
अरे Fe को नीचे नहीं, Fe को ऊपर लिखे, तो Fe को यहाँ पे लिखा, ठीक है। और ये रहा हमारे पास 3+, क्यों? क्योंकि क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या है, 3+ है, इसके साथ 1 माइनस है, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो वैलेंसी के अकॉर्डिंग हो गया। ये कंपाउंड देता है वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ये कंपाउंड कैसा देता है? वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स देता है। अच्छा ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग को कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ ए रिएक्ट करना है, ठीक है, विद आयोडाइड, इन सब के साथ मिथाइल आयोडाइड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ दे रहा है। इसका मतलब या तो दो रिएक्शन होगी, या तो क्लेमेंसन होगी या तो हमारे पास वुल्फ कृष्ण होगी। खैर वहां तक नहीं जाते। यहाँ पे कंपाउंड ए डील कलराइज कर रहा है KMnO4, इसका मतलब यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट वाला हमारे पास यूज कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट ए पूछ रहा है, यानी इस कंपाउंड के अंदर कितने पाई बॉन्ड प्रेजेंट होंगे हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग देखें C10H12O2 है, जब भी हम लोग पाई बॉन्ड यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, सैचुरेटेड मतलब हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स, अनसैचुरेटेड मतलब हमारे पास या तो ट्रिपल बॉन्ड है या तो हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो यहाँ से हमारे पास पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो पाई बॉन्ड पूछने के लिए या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। इतनी बात क्लियर। अच्छा, मेनली हम लोग लेते हैं डबल बॉन्ड, तो यहाँ से O2 को हटा देते हैं क्योंकि O2 नहीं होता, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2C+2 माइनस का H/2, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास, अगर एक बात बताओ, अगर ये हमारे पास एल्कीन होता तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यानी n हमारे पास अब की बार 10 है तो 20+2 22 हो जाएगा, यानी C10H22 होना चाहिए। तो यहाँ पे और यहाँ से H की कितनी कमी है, 10 की कमी है, तो यानी 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन के लिए कितना होगा हाइड्रोजन के लिए, डिवाइड बाय 2, यानी टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 5 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और प्लस एक डबल बॉन्ड है। अब बेंजीन रिंग कैसे पहचाना, जब भी ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लेते हैं तो उसमें से हमेशा पहले एक रिंग हटाते हैं। रिंग मैंने हटाया क्योंकि यहाँ पे रिंग की बात भी कर रहा है क्योंकि फिनॉल है इसलिए, ठीक। फिर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, तो यानी 3 पाई बॉन्ड है प्लस 3 पाई बॉन्ड है प्लस यहाँ पे मेरे पास एक 1 रिंग है। इसका मतलब टोटल मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए, और एक पाई बॉन्ड हो गया, टोटल कितने हो गए 1 + 4 यानी 5 हो गए। तो 5 मेरे पास DU तो है। अब पूछ रहा है कि इसके पास द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने, इसका मतलब रिंग के बाहर मेरे पास एक कोई ना कोई डबल बॉन्ड से अटैच पाई बॉन्ड होगा। 3 कार्बन हो सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कार्बन है, तो 1 2 और हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया। इसका मतलब पाई बॉन्ड कितने, 1 2 3 और एक रहा 4, तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 4, DU कितने होंगे 5। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास पूरा आंसर कितना आ गया, यहां से 5 आ गया। क्लियर, अच्छे समझ आए। तो हम लोगों ने यहां से जेईई मेंस का 2023 का यहां से हम लोगों ने इस पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है 30 जनवरी का, जो कि हमारे पास क्या हो गया, शिफ्ट 1 हो गया। अब हम लोग इसका देखेंगे 30 जनवरी का शिफ्ट 2। तो और चलो जल्दी देख लेते हैं, शिफ्ट 1 देखना नहीं भूलना, क्लियर।